संविधान के कुछ अनुच्छेद को संसद अपने विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्य, कितने राज्य? आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी क्या है? आवश्यक है। यह समझना है। भारतीय संविधान में संशोधन के 3 तरीके यहाँ पर आपको दिए गए। कुछ ऐसी अनुच्छेद हैं जिनको संसद अपने साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक सदस्य अगर पक्ष में मतदान करते हैं तो वो परिवर्तित हो जाता है। कुछ ऐसे संविधान के अनुच्छेद हैं जिनको संसद अपने उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है। और 3 नंबर पर है संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक है। तो यह हो गई संविधान संशोधन संबंधी शक्ति संसद की। अब शक्ति नंबर 3 पढ़ते हैं अपने। 3 नंबर जो शक्ति है अपनी है वित्तीय शक्ति। कौन सी शक्ति है? वित्तीय। तो वित्तीय शक्ति में हम देखेंगे कि संपूर्ण जो देश है उसके वित्त पर अधिकार किसका होता है? संसद का अधिकार होता है। देश के संपूर्ण वित्त पर किसका अधिकार होता है? संसद का अधिकार होता है। संसद की स्वीकृति के बगैर न तो कोई नया कर लगाया जा सकता और न ही किसी लगाए गए पूर्व कर को हटाया जा सकता। अब हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले वित्त मंत्री द्वारा बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है। तो बजट या वित्त वर्ष दो नाम यहाँ पर आए हैं। तो हम यहाँ पर है वित्त वर्ष की बात करते हैं। ये वित्त वर्ष क्या है? तो ये 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक का जो समय है उसे क्या कहते हैं? वित्त वर्ष कहते हैं। तो वित्त वर्ष के आरंभ होने से पहले यानी जैसे 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है तो उससे पहले ही वित्त मंत्री संसद में किस को प्रस्तावित करता? बजट। देखो बजट क्या है? वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाकर जो विवरण तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बजट। तो ये बजट है वो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो कहने का मतलब है संसद की एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो प्रतिवर्ष बजट तैयार करती है, आय और व्यय का लेखा जोखा तैयार करती है। अब अपनी चौथी शक्ति है, महत्वपूर्ण है शक्ति है चौथी, और उस शक्ति का नाम है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। अब देखेंगे प्रशासनिक शक्ति को हम किस नाम से भी जान सकते हैं, यानी कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी परीक्षाओं में बड़े प्रश्न यहाँ पर इस बिंदु से उठाए गए हैं कि जो संसद है उसकी जो प्रशासनिक या कार्यपालिका शक्ति है वो क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में कैसी व्यवस्था स्थापित की गई है? संसदात्मक। भारत कैसी शासन व्यवस्था वाला देश है? संसदात्मक। वो हमारे आगे के टॉपिकों में चलता रहेगा, फिर भी मैं संसदात्मक के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। संसदात्मक शासन प्रणाली शासन की वो प्रणाली है जिसमें शासन की वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। शॉर्ट रूप में हम उसे कैसी शासन व्यवस्था वाला देश कहेंगे? संस्थात्मक। तो भारत संस्थात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। इसलिए संघीय कार्यपालिका, संघ की जो कार्यपालिका है वो अर्थात संघीय कार्यपालिका अर्थात क्या नाम देंगे हम? मंत्रिमंडल। देखो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद भी अलग अलग हैं, तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मंत्रियों के 3 समूह होते हैं। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे बड़े मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। कौन से मंत्री कहलाते हैं? नोट करना आपको, कैबिनेट मंत्री। और दूसरे नंबर पर जो मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री, और तीसरे नंबर पर जो मंत्री होते हैं वो उप मंत्री होते हैं।
लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के मंत्री अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15% हो सकते हैं। संविधान का 91वां संविधान संशोधन है, तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बार दोबारा आपको सुनना है कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण यहाँ पर जो संघीय कार्यपालिका अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये नोट करने योग्य बात है, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? संसद के प्रति। कहने के लिए तो संसद के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यवहार देखो, कहना अलग है, व्यवहार यानी वास्तविकता अलग है। व्यवहार में किसके प्रति उत्तरदायी होगा? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ये थोड़ा टफ बिंदु है, फिर भी आपको प्रयास कर रहा हूं समझ में आए कि भारत में संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण संघीय कार्यपालिका अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल, वो अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होगा? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और वास्तव में देखा जाए तो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का क्या प्राप्त हो? विश्वास प्राप्त हो। लोकसभा का विश्वास का मतलब है जब तक उनका लोकसभा में क्या है? बहुमत है, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। जब भी उनका बहुमत है वो खत्म होता है, वो गिर जाती है। हाल ही की एक घटना का जिक्र करें, हमारे यहाँ पर है मध्य प्रदेश में, यहाँ कमलनाथ की कांग्रेस सरकार थी और कमलनाथ की कांग्रेस सरकार कुछ ही दिनों में गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि उन्हें विधानसभा का विश्वास प्राप्त नहीं रहा। तो हम इस चैप्टर के शुरुआत में चर्चा कर चुके हैं कि केंद्र में जिस प्रकार क्या होती है लोकसभा, वैसे राज्य में क्या होती है? विधानसभा। तो यह महत्वपूर्ण बात है, एक बार आपको मैं दोबारा बताऊं कि भारतीय संविधान द्वारा संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वो की स्थापना की गई है और जिसके अनुसार जो हमारी जो संघीय कार्यपालिका है अर्थात जो मंत्रिमंडल है वो अपने कार्य के लिए व्यवहार में संसद के प्रति क्या है? उत्तरदायी है, अर्थात व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकता है जब तक से लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। अब है अगली शक्ति अपनी निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति हम देखते हैं, सेकेंड लास्ट है। निर्वाचन संबंधी शक्ति अनुच्छेद 54, इसके लिए कौन सा अनुच्छेद का? संविधान का अनुच्छेद 54, यानी संसद के दोनों सदन आ गए, लोकसभा और राज्यसभा, फला से राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, देखो निर्वाचित और मनोनीत अलग अलग है। जैसा कि आपने पहले बताया, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य है 543 और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है वो 233। ये निर्वाचित सदस्य है वो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। अब यहाँ पर है हमारे निर्वाचन का, एक तो संसद के सदस्य किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का, और दूसरा करते हैं वो उपराष्ट्रपति का। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के सदस्य का मतलब दोनों सदन, संसद के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा और हम इसको विस्तार से बढ़ा सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने उपसभापति का चुनाव करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति पूरी हुई। और लास्ट और अंतिम शक्ति है, ये भी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, तो इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े ज्यादा मतलब बड़े स्तर पर जाकर तैयार करनी पड़ती है और इसको बोलते हैं विविध शक्ति। अब विविध शक्ति को हम दो भागों में बांटते हैं। पहली है महाभियोग संबंधी शक्ति। ध्यान देना है, देश की संसद है वो देश के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति आता है। राष्ट्रपति, देश का उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं निर्वाचन जो आयोग है उसके आयुक्त, जो 3 सदस्य निर्वाचन आयोग है भारत का, उन सब पर है एक
हटाने की प्रक्रिया है, याद रखने योग्य बात है। और उसको क्या बोलते हैं? महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग। तो महाभियोग विविध शक्तियों में महाभियोग संबंधी शक्ति है। अब याद रखना है संविधान के अनुच्छेद 61 में प्रावधान है कि अगर देश का राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध आचरण करे और सिद्ध कदाचार की स्थिति में संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो अपने 2/3 बहुमत से अगर महाभियोग पारित करें तो एक सदन से वो दूसरे सदन में पहुंचता है। दूसरा सदन भी अगर ऐसा करे तो राष्ट्रपति को पद से हटना ही पड़ता। आज तक देश के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया। यहाँ पर है महाभियोग समझने की आवश्यकता है। देश के किन पदाधिकारी पर महाभियोग लगाया जाता है? नंबर 1 है देश का राष्ट्रपति, और 2 नंबर पर हो गया उपराष्ट्रपति। अब महत्वपूर्ण रूप से तीसरे नंबर पर आते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च और उच्च, यानी उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, और एक आ गया निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, इन सब पर है संसद है वो क्या कर सकती है? महाभियोग लगा सकती है। तो भारतीय संविधान में महाभियोग की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। और इसके लिए देखेंगे अनुच्छेद है, क्रम से मान लो आप, अनुच्छेद 61 सबसे पहला, जैसा कि हमने पहले पढ़ रखा है। फिर है 124, 217 और 218। 61, 124, 217 और 218 इन अनुच्छेदों के तहत देश के इन विभिन्न पदाधिकारियों पर संसद महाभियोग से पद से हटा सकती है। इसका ज्यादा विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि महाभियोग कैसी प्रणाली है, तो ज्यादा लंबा होगा। राष्ट्रपति वाले में फिर पढ़ेंगे तो महाभियोग की चर्चा करेंगे। विविध शक्ति का पहला भाग पूरा हुआ, और दूसरा भाग है वह संकटकाल के समय। देश के राष्ट्रपति को अनेकों संकटकालीन शक्तियां प्राप्त है। संकटकालीन शक्तियों में एक अनुच्छेद था 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, जिसे हम राष्ट्रीय आपात के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो भी है वो मतलब है उसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा जो घोषित संकट काल है और 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। जो संकट काल है उसकी घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो संकट काल है या जो आपातकाल है वो 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा क्या होना चाहिए? अनुमोदित होना आवश्यक है। अनुमोदित होने का मतलब स्वीकृति उनकी आवश्यक है, नहीं तो वो निष्प्रभावी हो जाएगा। और राष्ट्रपति अगर संकट काल की घोषणा करता है तो उसके द्वारा घोषित संकट काल अधिकतम कितने महीने तक जारी रह सकता है? 6 माह तक। 6 महीने तक यह जारी रह सकता है। 6 महीने बाद उसे संसद के द्वारा पुनः अनुमोदित या स्वीकृति की आवश्यकता है। 6 महीने पश्चात अगर संसद उसे स्वीकृत करती है तो महाभियोग फिर आगे, ये जो संकट काल है वो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा था हमारा संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का गठन और संसद के दोनों सदनों की शक्तियां। अब हम कल चर्चा करेंगे या आगामी जो भी अपना राजनीति विज्ञान का जो होगा उसमें हमारा टॉपिक होगा यानी संसद के दोनों सदनों की वे शक्तियां जो दोनों को समान बराबर प्राप्त है और वे शक्तियां जो दोनों को अलग अलग प्राप्त है, यानी वो शक्तियां जो लोकसभा को प्राप्त है और राज्यसभा को नहीं, और वो शक्तियां जो राज्यसभा को प्राप्त है लोकसभा को नहीं। ये अपना अगला टॉपिक होगा। धन्यवाद।